शुभाशीष प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से नागरिक शास्त्र के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है देश की सुरक्षा और विदेश नीति। बच्चों, अध्ययन में आसानी के लिए इस पाठ को हमने 2 भागों में बांटा है। आज की कक्षा में हम पाठ के भाग 1 को पढ़ेंगे, जिसे पढ़कर आप देश के सैन्य संगठन और देश की सुरक्षा में सेना के योगदान को बता सकोगे। बच्चों, सेना यानी फौज देश की सुरक्षा का काम करती है। यानी देश की सुरक्षा कौन करती है? सेना करती है। आप सभी जानते हो बच्चों कि हमारा देश लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहा, यानी अंग्रेजों का गुलाम रहा। देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया। कितने ही लोगों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। तब कहीं जाकर हमारे देश को आजादी मिली और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। अब आजाद देश को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना और उसकी आजादी को सुरक्षित रखना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसके लिए सेना को मजबूत और सशक्त करना भी जरूरी था। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की सेना को मजबूत करने के लिए, उसका प्रबंध करने के लिए क्या कदम उठाए गए। तो बच्चों, देश की सुरक्षा के बाद, स्वतंत्रता के बाद देश की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए देश की सैन्य शक्ति को, यानी देश की सेना को मजबूत किया जाना बहुत आवश्यक था। यह काम निम्न कारणों की वजह से, यानी कुछ महत्वपूर्ण कारणों की वजह से और भी ज्यादा आवश्यक हो गया था। सबसे पहला कारण था कि आजादी के तुरंत बाद ही, कुछ ही महीनों बाद, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण ने भारत को और भी सतर्क और सचेत कर दिया। इसलिए भारत ने आधुनिक सेना का निर्माण करना शुरू किया और सेना में सैन्य बल की संख्या को भी बढ़ाया। साथ ही साथ पूरे विश्व में हथियारों की होड़ लगी हुई थी। सभी देश नई नई तरह के हथियारों का निर्माण कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भारत के सामने आधुनिक हथियारों के विकास करने की भी मजबूरी थी। इसलिए भारत ने आधुनिक हथियारों का भी विकास किया और सेना के तीनों अंगों को और भी अधिक मजबूत बनाया। बच्चों, सेना को आधुनिक बनाने, सैन्य बल को बढ़ाने और नई जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में सैन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए, जहां पर सैन्य सेवा के लिए ट्रेनिंग्स यानी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि आज की कक्षा में हम क्या क्या जानेंगे। अभी हमने देश की सुरक्षा के बारे में चर्चा की। अब आगे हम भारत के सैन्य संगठन के बारे में जानेंगे। भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही हम देश की सेना में महिलाओं की भर्ती के बारे में जानेंगे। देश में सैन्य प्रशिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं, ये भी जानेंगे और देश की सुरक्षा में सहायक जो दूसरे संगठन हैं, जो सेना के अलावा और संगठन हैं, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले है हमारे देश का सैन्य संगठन। भारत की जो सेना है, उसका सर्वोच्च सेनापति यानी कमांडर राष्ट्रपति होता है। लेकिन देश की वास्तविक सुरक्षा का उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी मंत्रिमंडल पर होती है। मंत्रिमंडल की ओर से रक्षा संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति होती है, जिस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और बच्चों, रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय इस समिति के कार्य का संचालन करते हैं। यानी जो ये उच्च स्तरीय समिति होती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, उसके कार्य का संचालन कौन करता है? रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री।
और रक्षा मंत्रालय तथा रक्षा मंत्री सेना के तीनों अंगों के कार्यों की भी निगरानी करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी सेना के ये 3 अंग कौन कौन से हैं। तो बच्चों, हमारी ये 3 सेनाएं हैं। सबसे पहले है थल सेना, यानी वह सेना जो भूमि पर रहकर मार करती है, जमीनी कार्यवाही करती है। थल सेना भारतीय सेना का सबसे बड़ा अंग है। दूसरी है नौसेना, यानी ये एक समुद्री सेना है जिसे जल सेना भी कहा जाता है। तीसरी सेना है वायु सेना, यह वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम करती है। बच्चों, अब हम अपने देश की इन तीनों सेनाओं के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। इससे पहले बच्चों, हम ये भी जान लेते हैं कि भारतीय सेना के जो ये 3 अंग हैं, इन तीनों अंगों का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यानी भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना। इन तीनों अंगों का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। अब सबसे पहले बात करते हैं बच्चों भारतीय थल सेना के बारे में। भारतीय थल सेना का जो सेना अध्यक्ष होता है उसे जनरल कहा जाता है और भारतीय थल सेना 5 कमानों में विभाजित है। पश्चिमी कमान, पूर्वी कमान, उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान और 5वीं कमान है केंद्रीय कमान। भारतीय थल सेना में कई प्रकार की सेनाएं हैं, जैसे इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, तोपखाना, आर्मी, मेडिकल कोर और आर्मी शिक्षा कोर आदि ये भारतीय थल सेना के अंदर की सेनाएं हैं। और बच्चों, थल सेना दिवस 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है, क्योंकि सन 1949 में 15 जनवरी को भारतीय सेना ब्रिटिश सेना से पूरी तरह अलग हुई थी और ब्रिटिश अधिकारी के स्थान पर भारतीय जनरल KM करियप्पा जी को भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 15 जनवरी के दिन थल सेना दिवस मनाया जाता है। और बच्चों, ये आप देख रहे हो, ये भारतीय थल सेना का लोगो यानी प्रतीक चिन्ह है। अब है भारतीय नौसेना। बच्चों, भारतीय नौसेना का जो सेना अध्यक्ष होता है उसको एडमिरल कहते हैं। जैसे थल सेना के अध्यक्ष को जनरल कहते हैं, ऐसे ही नौसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहा जाता है। भारतीय नौसेना को जल सेना भी कहते हैं। नौसेना 3 कमानों में विभाजित है, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान। नौसेना के भारत में 2 बेड़े हैं, पूर्वी बेड़ा और पश्चिमी बेड़ा। और बच्चों, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में नौसेना की जीत के जश्न के रूप में इस नौसेना दिवस को प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और बच्चों, ये भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह है, जिस पर संस्कृत में एक वाक्य लिखा है, शम नो वरुणः, जिसका हिंदी अर्थ है कि जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी हो। तो ये है बच्चों भारतीय नौसेना। अब है भारतीय वायुसेना। वायुसेना के अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। भारतीय वायुसेना में वर्तमान समय में 4 कमानें हैं, पश्चिमी वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, रख रखाव कमान और प्रशिक्षण कमान। बच्चों, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि सन 1932 में 8 अक्टूबर के दिन वायुसेना की स्थापना हुई थी। और ये आपके सामने वायुसेना का प्रतीक चिन्ह है, जिस पर भारतीय वायुसेना के अतिरिक्त नीचे एक संस्कृत का वाक्य लिखा है, नभ स्पर्शम दीप्तम, नभ स्पर्शम दीप्तम, जिसका हिंदी अर्थ है गर्व से आसमान को छूना, आसमान में दैदीप्यमान होना, आसमान में चमकना। तो बच्चों, ये हैं हमारे देश की सेना के 3 अंग, वायुसेना, नौसेना और थल सेना, वायुसेना और नौसेना। हमने ये भी जाना कि थल सेना के अध्यक्ष को जनरल कहा जाता है, वायुसेना के अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं और नौसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अल्प सेवा कमीशन क्या है। बच्चों, भारत की जो ये
तीनों सेनाएं हैं, इनमें भारत का कोई भी नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर भर्ती हो सकता है और महिलाओं को भी अल्प सेवा कमीशन यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन में भर्ती किया जाता है, यानी महिलाएं भी सेना में भर्ती हो सकती हैं। सेना की जिन शाखाओं में महिलाओं की भर्ती की जा सकती है उनमें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे थल सेना की सिग्नल्स शाखा, सेवा कोर, इंजीनियर्स शिक्षा कोर, आयुध कोर और गुप्तचर शाखा में महिलाएं भर्ती हो सकती हैं। नौसेना की सभी शाखाओं में, सभी ब्रांचेज में महिलाओं की भर्ती हो सकती है और वायुसेना की उड़ान, वैमानिकी, इंजीनियरिंग, शिक्षा प्रशासन, लेखा तथा मौसम विभाग के जो शाखाएं हैं इनमें महिलाओं की भर्ती हो सकती है। बच्चों, देश के मुख्य प्रशिक्षण जो सैन्य प्रशिक्षण संस्थान हैं, अब हम इनके बारे में जानते हैं कि इनके क्या नाम हैं। सेना में जो परीक्षा दी जाती है, सेना में चयन के लिए जब परीक्षा दी जाती है तो उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाते हैं, उत्तीर्ण होने वालों को फिर प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो सैन्य प्रशिक्षण के लिए देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनमें प्रमुख हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और नेशनल डिफेंस कॉलेज आदि। यानी जो कई संस्थान हैं उनमें से ये कुछ प्रमुख संस्थान हैं जहां पर सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य ट्रेनिंग दी जाती हैं। बच्चों, देश की सुरक्षा हेतु परमाणु बम एवं मिसाइल, भारत के पास परमाणु बम है या मिसाइल है, इसके बारे में हम जानेंगे। आधुनिक युग में नए नए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा है और दूरगामी मिसाइलों तथा परमाणु बम के आविष्कारों से आक्रमणों का खतरा भी और ज्यादा बढ़ गया है। यानी जितने ज्यादा अस्त्र शस्त्र होते हैं, जितनी ज्यादा मिसाइलें होती हैं, उतना ही ज्यादा विश्व में युद्ध का खतरा बढ़ जाता है। इन सब विश्व के इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सभी देशों में जो नए नए हथियारों के आविष्कार हो रहे हैं, उनको देखते हुए भारत ने भी अपनी परमाणु बम बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है। यानी भारत के अंदर भी परमाणु बम बनाने की क्षमता है तथा अनेक प्रकार की मिसाइलें भारत ने तैयार की हैं। इन परमाणु बम और मिसाइल का उद्देश्य क्या है? भारत का उद्देश्य है कि आक्रमण के समय अपने देश की रक्षा करना। यानी इन परमाणु बम और मिसाइलों का उद्देश्य दूसरे देश पर आक्रमण करना नहीं है, बल्कि अपने देश की रक्षा करना है। और बच्चों, जब मिसाइलों की बात हो तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का स्मरण आ जाना तो बहुत ही स्वाभाविक है। तो अब हम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में जानेंगे। बच्चों, सुरक्षा संबंधी वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण में तथा प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइलों के परीक्षण में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान बहुत उल्लेखनीय है। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक तो थे ही, साथ ही बाद में वे हमारे देश भारत के राष्ट्रपति भी बने। रक्षा क्षेत्र में किए गए उनके महान कार्यों की वजह से उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। किसको मिसाइल मैन कहा जाता है बच्चों? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर कलाम ने बहुत सी ज्ञानवर्धक पुस्तकों की भी रचना की है, यानी उन्होंने कई सारी ज्ञानवर्धक पुस्तक भी लिखी हैं, जैसे अग्नि की उड़ान, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स। और बच्चों, यदि कभी आपको अवसर मिले तो आप डॉक्टर कलाम द्वारा लिखी पुस्तकों को जरूर पढ़ें। इनसे आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा और साथ ही साथ जीवन में आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा भी मिलेगी। डॉक्टर कलाम के वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए तथा तकनीकी विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टर कलाम को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया था। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देश की सेना के बारे में बात की। अब हम ये देखते हैं कि देश की सेना के अलावा और वो कौन कौन से सहायक संगठन हैं जो देश की सुरक्षा में के लिए काम करते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हैं सीमा सुरक्षा बल, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे शॉर्ट में बीएसएफ कहा जाता है। यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल।
सेना के तीनों अंगों के अतिरिक्त अन्य संगठन भी हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थायी रूप से चौकसी का कार्य सीमा सुरक्षा बल नामक संगठन करता है। यानी हमारे देश की जो सीमाएं दूसरे देश की सीमाओं से मिलती हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहा जाता है। तो इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर देश की चौकसी का काम सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ करता है। अब है तट रक्षक संगठन यानी कोस्ट गार्ड्स। समुद्र तट की सीमाओं की सुरक्षा तट रक्षक संगठन करता है। जिस तरह भूमि पर जो स्थल वाली जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा सीमा सुरक्षा बल करता है, वैसे ही जो भारत की समुद्री सीमाएं हैं उनकी रक्षा तट रक्षक संगठन करता है। इसके कार्यों में यानी तट रक्षक संगठन के कार्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, तस्करी रोकना तथा खोज बचाव के दलों का गठन करना भी मुख्य है। देश की सुरक्षा में सहायक अगले संगठन है प्रादेशिक सेना। यह तीसरा महत्वपूर्ण संगठन प्रादेशिक सेना का है। यह नागरिकों का एक संगठन है, यानी जो प्रादेशिक सेना है ये नागरिकों का ही संगठन है। देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने के इच्छुक नागरिक अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। यानी ये स्वयंसेवी जैसे एक संस्था होती है, स्वेच्छा से नागरिक इसमें भर्ती होते हैं, इसमें भाग लेते हैं और उन्हें फिर कुछ दिनों का सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा के लिए उनकी सेवाएं भी ली जा सकें। अगला संगठन है नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी। बच्चों, ये चौथा संगठन नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का है। इसमें बालकों के साथ साथ बालिकाओं का भी डिवीजन है, यानी लड़कों के साथ साथ इसमें लड़कियां भी भाग लेती हैं। इसका प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों में, स्नातक उपाधि कॉलेजों में तथा महाविद्यालयों और अन्य स्कूल कॉलेजों में दिया जाता है। तो बच्चों, जब आप कॉलेजों में पहुंचोगे तो आप भी एनसीसी का प्रशिक्षण लेने के लिए इसमें भाग ले सकते हो। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट्स एंड गाइड के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। आप सभी जानते हो बच्चों, हमारे विद्यालयों में स्काउट्स एंड गाइड की ट्रेनिंग, इनके प्रशिक्षण होते हैं, जिसमें कि स्काउट्स में लड़के भाग लेते हैं और गाइड्स के प्रशिक्षण में लड़कियां भाग लेती हैं। और ये आपके सामने एनसीसी का लोगो यानी प्रतीक चिन्ह है। बच्चों, देश की सुरक्षा में सहायक अगला संगठन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे शॉर्ट में CISF कहा जाता है। यह एक अर्धसैनिक बल है। इसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा करना है। इसके अतिरिक्त देश की आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, परमाणु संस्थानों की सुरक्षा और देश की ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा आदि करने का काम भी CISF करता है, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल करता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यह भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। CRPF की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्यवाही में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना है, कानून व्यवस्था को बनवाना है और आतंकवाद के विरोध में काम करना है। बच्चों, अगला संगठन रैपिड एक्शन फोर्स है। यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की शाखा है और इसका कार्य दंगों और भीड़ को नियंत्रित करना है। यानी यदि देश में अचानक कहीं दंगे हो जाएं, बहुत सारी भीड़ एकत्रित होकर कोई उत्पात करने लगे, तो वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स को भेजा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यह जो संगठन है ये भी गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है। इसका मुख्य कार्य विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा करना है, बंधकों का बचाव करना है एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकवादी खतरों से सुरक्षित करना है। तो ये है बच्चों NSG का काम यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का काम। बच्चों, सदैव युद्ध की स्थिति नहीं रहती है, लेकिन शांति काल में भी सेनाओं और सहायक संगठनों की आवश्यकता देश को पड़ती है। कब पड़ती है बच्चों? जब देश पर किसी प्रकार का आंतरिक संकट आ जाता है, तब भी देश को सेना और सुरक्षा में सहायक संगठनों की आवश्यकता पड़ती है।
इसके अलावा भूकंप, बाढ़, सुनामी, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनके समय भी जो सैनिक होते हैं वो लोगों की सहायता करते हैं। आपने टीवी इत्यादि में ऐसा जरूर देखा होगा कि जब भी कहीं कोई बाढ़ या कहीं पर भूकंप आते हैं और बहुत बड़ी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उस समय सेना के जवान वहां आते हैं और लोगों को बचाने का और उनकी सहायता करने का कार्य करते हैं। बच्चों, ये तो हमने देश की सेना के बारे में और सुरक्षा में जो अन्य सहायक संगठन हैं उनके बारे में पढ़ा कि वो देश के लिए क्या काम करते हैं और देश के लिए यानी देश के नागरिकों के लिए अर्थात वो हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं। देश की सुरक्षा में ही नागरिकों की सुरक्षा निहित है, तो ये सारे काम वो देश के नागरिकों के लिए करते हैं। हमारे सैनिक युद्ध के समय और अन्य अवसरों पर देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने को तत्पर रहते हैं। अनेक सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। उनकी वीरता और त्याग की गाथाएं हमेशा सराही जाती हैं। अब हम देखेंगे कि इनके प्रति फिर हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, यानी नागरिक होने के नाते देश के सैनिकों के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं वो है कि हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए हर प्रकार के उपाय करने चाहिए और देश की रक्षा में विघ्न डालने वाले कड़े तत्वों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। यानी देश की सुरक्षा में जो तत्व विघ्न डालते हैं, जो हमारे आसपास कहीं हो सकते हैं, उनके प्रति सचेत रहना, उन पर निगाह रखना, ये नागरिकों का भी परम कर्तव्य है। तो बच्चों, सेना के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है झंडा दिवस बच्चों? 7 दिसंबर को। बच्चों, आज भाग 1 की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे के भाग को हम पाठ के भाग 2 की कक्षा में जानेंगे। अंत में हम एक बार दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। हमने भारत के सैन्य संगठन के बारे में जाना कि भारत की 3 सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। थल सेना के अध्यक्ष को जनरल कहते हैं और जो नौसेना है, जो समुद्री संगठित सेना है, उसके सेना अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं और जो वायु में सुरक्षा और चौकसी का काम करती है, उस वायुसेना के अध्यक्ष को हम एयर चीफ मार्शल कहते हैं। हमने ये भी जाना कि सेना में भारत का कोई भी नागरिक योग्यता के आधार पर भर्ती हो सकता है और सेना के अल्प सेवा कमीशन में भारतीय महिलाओं की भी भर्ती हो सकती है। देश में सैन्य प्रशिक्षण संस्थान हैं, जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और नेशनल डिफेंस कॉलेज आदि, जहां पर कि जो परीक्षा में लोग उत्तीर्ण हो जाते हैं सेना की परीक्षा में, उनको फिर वहां पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही हमने देश की सुरक्षा में जो सहायक संगठन है उनके बारे में जाना, जैसे बीएसएफ और औद्योगिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, और हमने जाना रैपिड एक्शन फोर्स, एनसीसी, प्रादेशिक सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आदि। ये कई ऐसे संगठन हैं जो देश की सेना में सहयोग करते हैं। अब बच्चों, इस पाठ को दोहराने के लिए आपके समक्ष एक प्रश्नोत्तरी है। नौसेना का दूसरा नाम क्या है? तो बच्चों सोचिए और बताइए। अभी हमने जाना था कि नौसेना समुद्री सेना है, यानी जल में रहकर मार करने वाली सेना है। तो नौसेना का दूसरा नाम है जल सेना। अगला प्रश्न है, तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बच्चों, अभी हमने जाना था कि तीनों सेनाओं का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। थल सेना अध्यक्ष को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? थल सेना अध्यक्ष को हम कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि थल सेना अध्यक्ष को जनरल कहा जाता है। और भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति यानी सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बच्चों, हमने बिल्कुल शुरू में इस बारे में चर्चा की थी कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कमांडर राष्ट्रपति होता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बच्चों, अभी हमने बात की थी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। समुद्र तट की सीमाओं की सुरक्षा कौन करता है? जो समुद्र तट की सीमाएं हैं, यानी जो समुद्र में हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? उनकी रक्षा करता है तट रक्षक संगठन।
बच्चों अगला प्रश्न है कि दंगों और भीड़ को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो दंगों और भीड़ को नियंत्रित करने वाले संगठन का नाम है रैपिड एक्शन फोर्स। सशस्त्र सेना दिवस कब मनाते हैं? सोचो बच्चों, हम विद्यालयों में भी इस दिन स्वतंत्रता सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। इसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। तो याद कीजिए कब होता है ये होता है 7 दिसंबर को। अब बच्चों अगली गतिविधि में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहला रिक्त स्थान है नौसेना अध्यक्ष को डैश कहते हैं। तो बच्चों थल सेना अध्यक्ष को जनरल कहते हैं। तो नौसेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नौसेना अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थायी रूप से चौकसी का कार्य कौन सा संगठन करता है बच्चों? ये करता है औद्योगिक सीमा सुरक्षा बल यानी BSF। ये जो देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उन पर स्थायी रूप से चौकसी का कार्य करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर BSF के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG किसके निरीक्षण में काम करती है? किसके निरीक्षण में करती है बच्चों? ये जो NSG है ये गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है। शस्त्रों की होड़ से रिक्त स्थान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बच्चों बताइए, यदि हर देश बहुत ज्यादा हथियार बनाने लगेगा तो किसकी संभावना बढ़ेगी? शांति की? नहीं, बल्कि युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। सेना में भर्ती होने से पहले क्या होता है बच्चों? सेना में भर्ती होने से पहले एक चयन परीक्षा ली जाती है। उसके बाद जो इसमें उत्तीर्ण होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनका सेना में उनकी भर्ती हो जाती है। अब आपके सामने कुछ कथन है, कुछ गलत है इनमें, कुछ सही है। आपको सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। भारतीय सेना के तीनों अंगों का मुख्यालय चेन्नई में है। बिल्कुल नहीं बच्चों, ये एकदम गलत है, क्योंकि भारतीय सेना के जो मुख्यालय है उसका भारतीय सेनाओं का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। थल सेना अध्यक्ष को जनरल कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। महिलाओं को सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता, ये गलत है। महिलाओं को सेना में भर्ती किया जा सकता है। हम सभी को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों ये हम सब नागरिकों का कर्तव्य है कि अपने देश के सैनिकों का सम्मान करें। तो ये वाक्य सही है। बच्चों एक तरफ संगठन का नाम है, दूसरी तरफ उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं वो लिखा है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को क्या कहते हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को CRPF कहते हैं, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स को शॉर्ट में क्या कहते हैं? RAF। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को शॉर्ट में क्या कहते हैं? यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अर्थात CISF। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को शॉर्ट में क्या कहते हैं? जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो इसे शॉर्ट में कहेंगे NSG। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको सोचना है और इसे लिखना है कि आप बड़े होने पर सेना में भर्ती होना पसंद करेंगे या नहीं। यदि आप करेंगे तो भी आपको उसका कारण लिखना है कि आप सेना में क्यों भर्ती होना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सेना में भर्ती नहीं होना चाहते तो आपको उसका भी कारण लिखना है। दूसरा है कि आप वायुसेना, नौसेना, थल सेना में से किस में भर्ती होना चाहेंगे। यानी यदि आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो सेना के कौन से अंग में आप भर्ती होने की इच्छा रखते हैं। आप थल सेना में जाना चाहते हैं, या आप जल सेना में, नौसेना में जाना चाहते हैं, या फिर आप थल सेना में जाना चाहते हैं। बच्चों अब आपके समक्ष एक प्रोजेक्ट वर्क है। आपको थल सेना, वायुसेना और नौसेना से संबंधित प्रतीक चिन्ह और तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों के नाम, आयुध उपकरणों के चित्र, यानी जो उनके द्वारा आयुध उपकरण, हथियार इत्यादि इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके चित्र चार्ट पेपर पर लगाकर अपनी कक्षा में प्रदर्शित करने हैं। तो बच्चों आशा है ये पाठ का ये भाग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। आपको देश के सैन्य संगठन और देश की सेना जो देश की सुरक्षा में योगदान करती है उसके बारे में भी आपको पता चला होगा। तो बच्चों आज के भाग में सिर्फ इतना ही। पाठ के भाग 2 में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।